चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, सोल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालो, और ऑप्शन उसने नेगेटिव में ही दिया है, मतलब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझो। जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बाद में आंसर मैच करना। तो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज ट्वाइस बन रही है ऑब्जेक्ट के, तो m विल बी +2। प्लस क्यों लिया, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो m आपका कितना होता है याद करो, m इज -v/u, है ना। तो 2 इज इक्वल टू -v/u। सो v आपका कितना आ गया, -2u आया। अगर आप m नेगेटिव ले लेते तो माइनस माइनस कैंसिल, v2u आ जाता, सही है। वो गलत क्यों होता, क्योंकि नेगेटिव मतलब इमेज रियल बननी चाहिए, पर क्वेश्चन में गिवन है इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है। चलो अब आगे देखें। अब मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो 1/v प्लस 1/u शुड बी 1/f। मुझे u निकालना है तो v को u के टर्म में डाल देते हैं। तो -1/2u प्लस 1/u शुड बी इक्वल टू 1/f। f क्या है, आपकी फोकल लेंथ, और कॉनकेव के लिए माइनस होती है, और 15 है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो रीअरेंज करेंगे, कितना आएगा, 1/2u शुड बी इक्वल टू -1/15। तो u शुड बी -7.5 सेंटीमीटर। तो आपका आएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके नीट में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कर लोगे सॉल्व। तो साइन कैसे लेने हैं, कैसे सोल्व करना है, वो सब समझो, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन प्लेन मिरर का आता है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेबल विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, दिख रहा है सबको, और सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। द मोशन ऑफ इमेज ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉल इज, बॉल की जो इमेज का मोशन होगा वो बॉल के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, बॉल के ही रिस्पेक्ट में पूछा है। तो ऑप्शन है, मस्ट बी प्रोजेक्टाइल, must be straight line and vertical, must be straight line and horizontal, must may be straight line depending on theta। तो आपको अगर एक चीज ध्यान हो, तो प्रोजेक्टाइल बॉल के रिस्पेक्ट में मोशन तब होगा जब इमेज की बॉल के रिस्पेक्ट में दो तरह की वेलोसिटीज आएगी, एक्स में और एक वाई में, ताकि बॉल के रिस्पेक्ट में इमेज जो है वो एक्स और वाई की वेलोसिटी लेके दोनों डायरेक्शन में मूव करें, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा बॉल के रिस्पेक्ट में। बॉल के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल मोशन कब दिखेगा, जब सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखेगी, और वो किस डायरेक्शन में, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी जीरो होगी बॉल के रिस्पेक्ट में, है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन तब दिखेगा जब नेट वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होगी, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या होगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट आने चाहिए जो मैंने लिखवाया था प्लेन मिरर में, इमेजेस कैसे मूव करती है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, ठीक है। चलो वापस से रीड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से। सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है, जिसको आता है वो ट्राई करें। ये हमारा u है, रिजोल्व करते हैं तो ये हो गया u cos थीटा, और ये हो गया मेरा u sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से अगर हम देखें, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो इमेज भी ऐसे ही जाएगी u sin थीटा से, जाएगी। अच्छा, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, u sin cos थीटा से। तो सोच के मुझे बताओ, अगर वो u cos थीटा से मूव कर रहा है तो आपका वो कितने से मूव करेगा इमेज, बोलो बोलो, इमेज कितने से मूव करेगी। मिरर तो मूव कर ही नहीं रहा, ये u cos थीटा से इधर, तो सिखाया था ना अच्छे से, तो ये u cos थीटा से इधर, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, इसको भूल जाओ। क्या जब बॉल के रिस्पेक्ट में इमेज की बात करोगे तो क्या दोनों की y में वेलोसिटीज एकदम सेम है, तो y की वेलोसिटी क्या कैंसिल हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बॉल इन y डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू द मिरर, दैट विल बी
इमेज की वेलोसिटी माइनस बॉल की, दोनों सेम है तो दैट विल बी 0। और इमेज की बॉल के रिस्पेक्ट में इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, इमेज की कितनी है, माइनस यू कॉस थीटा आई कैप, माइनस बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है यू कॉस थीटा। देखो ना उल्टी डायरेक्शन में, तो नेट कितनी हो जाएगी, -2u cos थीटा आई कैप, मतलब इमेज की बॉल के रिस्पेक्ट में। मतलब जब तुम बॉल के रिस्पेक्ट में इमेज देखोगे तो इमेज आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि आप खुद उतने से ही ऊपर जा रहे हैं, तो नेट सिर्फ इधर दिखाई देगी। काइनेमेटिक्स आता है ना इतना, तो आंसर क्या आएगा, मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, सिर्फ एक्स में आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक टाइप का, और हर टाइप के क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हमने, ठीक है, बाकी शीट्स में मिलेंगे आपको तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, छोटा सा लिखा मैं बना देता हूं। एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है, उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर का, ये एक रोड रखी हुई है, ठीक है, जिसकी लेंथ 10, ये एंड ए ये एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, जो एंड मिरर के नियरर है वो 20 सेंटीमीटर दूर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा वो, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, तो ए एंड जो है जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। क्वेश्चन है कि इमेज की लेंथ बताओ कितनी होगी, ठीक है, तो कितनी होगी ध्यान से सोल्व करते हैं। क्या मैंने दो केस बताए थे, जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करेगा तो उसमें दो केस चेक करो, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी है या नहीं है। बहुत छोटी होगी तो dv बाई डी वाले से करेंगे, छोटी नहीं होगी तो मैंने बताया था दोनों एंड की अलग अलग इमेज बनाएंगे, ठीक है। क्या ए एंड की इमेज बनाने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और अगर मुझे पता है कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है कॉनकेव मिरर के, तो इमेज वहीं पे बनती है, सही है, मतलब ए एंड की इमेज यहीं पे बनेगी आपकी, ठीक है, कुछ ए डैश, ठीक है। बी की इमेज बनाते हैं, तो बी की इमेज कैसे बनाओगे, बी के लिए यू कितना है, क्या पोल से मेजर होंगे, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, है ना, तो बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 ये 10, तो इस साइड तो दैट विल बी -30, समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ बीसी साइड दैट विल बी -10। सो वी का फॉर्मूला याद है, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, बताया था, एफ -10 यू -30 अपॉन यू -30 माइनस माइनस +10 दैट विल बी 300 अपॉन -20, मतलब -15 सेंटीमीटर, ये होगा आपका इमेज का डिस्टेंस, सही है। 15 का मतलब ये 10 और ये 20 है टोटल, तो यहां गई तो मतलब ये, तो ये ए डैश और ये बी डैश, तो ए डैश कितना दूर, ऑब्वियसली 20 दूर ऑब्जेक्ट था तो 20 पे ही बनेगा, और बी डैश कितना दूर, अभी अभी हमने निकाला 15, क्या दोनों को माइनस कर दें, तो लेंथ ऑफ इमेज विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। और अगर लेंथ बहुत छोटी होती तब तो डायरेक्ट डी वी बाई डी यू से हम निकाल देते, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, तो अब आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, टॉपिक 2 पे, विच इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इस टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लेन सरफेस पे, तो उसमें प्रिज्म वगैरह सब आएंगे, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर दैट इज रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो मैं इसमें फॉर्मूले आपको बताऊंगा, डेरिवेशंस आपको नोटबुक में देखना चाहो देख लेना, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। चलो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है और रिफ्लेक्शन से अलग क्यों है, पता है ना सब। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट सरफेस को टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जैसी बाउंड्री को लाइट टकराएगी वो टकराने के बाद जो है वो दूसरे मीडियम में चली जाए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, अगर ये कोई सरफेस है मेरे पास, तो जैसी इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो दो तरह के फिनोमिना होते हैं, क्या क्या, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये एंगल आई हो गया, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो हम एंगल आर बनाएगी जो कि आई के इक्वल होगा, पढ़ चुके हम लोग। और
ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा सबको, इसका सपोज μ2। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल आर या आर डैश विद नॉर्मल। ठीक है, आर ही बोल देते हैं, ये आई रहने दो। ठीक है, तो किधर बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कितना एंगल बनाएगी, अगर आई पता है तो आर कैसे निकालना है, म्यू क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करता है। क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में स्पीड पता ही है सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 × 10⁸ ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, अगर मुझे किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के लिए कितना होता है आपका 1, एयर के लिए, तो μ1 हो गया, तो v किसके इक्वल हो गया, c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3 × 10⁸, वो तो हमको पता ही है। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम वो मीडियम होता है डेंसर। ठीक है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा वो मीडियम आपका होता है रेयरर। तो डेंसर मीडियम इज अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, और वो कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। और रेयरर मीडियम इज द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, और वो कब होगा, जब म्यू छोटा होगा। तो अगर मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है, तो इसका मतलब है v1 इज लेस देन v2, मतलब लाइट की स्पीड मीडियम 1 में कम होगी, मीडियम 2 में ज़्यादा। और इसका सीधा सीधा मतलब है मीडियम 1 इज डेंसर, ठीक है, एज कंपेयर टू मीडियम 2। ठीक है, और ये रेयरर और डेंसर ये रिलेटिव टर्म्स आप, कैसा नहीं है मीडियम 1 हमेशा डेंसर होगा, क्या पता है किसी तीसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर बन जाए, पर डेफिनेशन वही रहेगी। किसी भी मीडियम का डेंसर होने का मतलब है कि उसमें लाइट की स्पीड कम है, मतलब उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और किसी मीडियम के रेयरर होने का मतलब है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, 2-3 आपको आने चाहिए। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2, एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1। इस पूरे चैप्टर में यही 3 यूज होंगे, इसके अलावा अगर कोई यूज हुआ तो वो क्वेश्चन में देगा। ठीक है, चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा समझ में आ गया। अब क्या है इसमें, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे वैसे यहाँ पे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम क्या हैं। तो रिफ्रैक्शन के नियम क्या हैं, सबसे पहला स्नेल्स लॉ, सबको ये आना चाहिए, जिसको ये नहीं आता है वो रिफ्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ आपको क्या बोलता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय रे विद नॉर्मल इन दैट मीडियम, मतलब उस मीडियम में, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड योर थीटा। ठीक है, तो म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यूज करें इसको, करो यूज इसमें। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो μ1 इनटू कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, आई, तो साइन आई, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा दूसरे में ये जो चीजें होंगी। दूसरे में म्यू कितना है, μ2 इनटू नॉर्मल के साथ एंगल आर, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अगर सपोज ये एयर होती, ये वाटर होता, तो μ1 1 ले लेते, μ2 4/3 ले लेते, रिलेशन आ जाता। तो अगर मुझे आई पता है, क्या मुझे आर मिल जाएगा, बिल्कुल। कर लोगे सोल्व, चलो। आई से आर कैसे निकालना है, आर से आई, स्नेल्स लॉ यूज कर लो, μ1 μ2 की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से क्या मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ,
μ1 बाय μ2 या μ2 बाय μ1, बोलो कितना, साइन आई बाय साइन आर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, μ2 बाय μ1 को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, और वो कितना होता है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम 1 का। बहुत बुक में 1 यहाँ नीचे भी यहाँ लिखा होता है, कोई वो नहीं है। तो μ2 1 इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो वो कितना होगा, साइन आई बाय साइन आर। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालो, तो स्नेल्स लॉ से बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है, साइन आई बाय साइन आर। आई की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो इसकी हेल्प से हम दो चीजें बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या? पहली चीज कि अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, ये है μ1 और ये है μ2, डेंसर है, इसका मतलब क्या, μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ज्यादा होगा तभी तो लाइट कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, और लाइट कम स्पीड से मतलब ये डेंसर होगा इसके कंपैरिजन में। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई एट एन एंगल आई, तो किधर से किधर जा रही है, रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर जब भी लाइट जाएगी तो किधर बेंड करेगी वो हम स्नेल्स लॉ से बता सकते हैं। बोलो किधर बेंड करेगी, सोच के बताना। मतलब एंगल आर छोटा होगा एंगल आई से कि बड़ा होगा, छोटा होगा तो टुवर्ड्स बेंड करेगी, बड़ा होगा तो अवे बेंड करेगी। तो इसका आंसर है, रेयरर से डेंसर जब भी लाइट जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये एंगल आर होगा, तो एंगल आर शुड बी लेस देन एंगल आई। तो ये याद रखना, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, कैसे आया, क्या μ2 मेरा बड़ा है, तो ध्यान से देखो, साइन आई, बोलो बोलो, सॉरी साइन आर, आर निकालना ना, साइन आर बोलो यहां से, μ1 डिवाइडेड बाय μ2 इंटू साइन आई, यही तो होगा स्नेल्स लॉ से। मुझे बताओ μ1 बड़ा है कि μ2, जो मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें μ2 बड़ा है, तो μ2 बड़ा है μ1 से, तो क्या μ1 बाय μ2 का रेशो लेस देन 1 होगा। तो अगर वो लेस देन 1 तो साइन आर लेस देन साइन आई, और साइन में आपको पता है अगर साइन आर लेस देन साइन आई है तो एंगल आर भी आई से छोटा होगा, तो आर आई से छोटा मतलब टुवर्ड्स बेंड करेगी, ठीक है। तो ले दे के मतलब क्या है, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर से डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उल्टा होगा मतलब ये डेंसर होगा μ1, ये रेयरर होगा μ2, तो इस बार कौन बड़ा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। डेंसर का मतलब ही वही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो ये अगर नॉर्मल है, ये अगर इंसिडेंट रे है मेकिंग एन एंगल आई, तो स्नेल्स लॉ से किधर बेंड करेगी, आपको बार बार लगा के नहीं देखना है, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, मतलब एंगल आर शुड बी ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक है। तो ये है बेसिक जो रिफ्रैक्शन का फंडा है, जो हम आगे यूज करने वाले हैं हर टॉपिक में, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ फिर से वही, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब किस में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में आपके लाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो देखो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्लेन सरफेस ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम, कर्व्ड सरफेस मतलब लेंसेज वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो देखो सब लोग, तो प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है बर्ड और फिश वाली, ठीक है। उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ध्यान से समझना कि हमने कैसे किया। तो इसमें एक रिजल्ट आएगा, आपको बिना सोचे समझे वो रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होने वाला, ठीक है। क्या रिजल्ट है सोचना। सपोज ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, डेंसर का है μ2, और पैरेलली यहां पे मैं एक और बना रहा हूं, ये रेयरर है μ1 और ये डेंसर, कोई चेंजेस नहीं है, बस किस चीज में चेंज आएगा अभी देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एयर पानी, एयर पानी, ऊपर एयर नीचे पानी, और ये बाउंड्री दोनों को सेपरेट कर रही है, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में,
फर्क है कि पहले केस में ऑब्जेक्ट ये है यहां पे, ठीक, ऑब्जर्वर यहां पे, मतलब जो इसको देख रहा है वो यहां पे है। मतलब कुछ ऐसा बर्ड और फिश, मतलब बर्ड ऑब्जेक्ट फिश ऑब्जर्वर। और सेकंड केस में उल्टा, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक, ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है। मतलब इस केस में कौन ऑब्जर्वर है, बर्ड आपका ऑब्जर्वर है और फिश क्या है, फिश आपकी ऑब्जेक्ट है। चलो, तो सवाल क्या है कि पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है तो इस फिश को या इस ऑब्जर्वर को कितना दिखाई देगा जो पानी में है, ठीक है। दूसरे केस में अगर सरफेस से ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे है या d डेप्थ नीचे है, h मान लो, d h ही मान लेते हैं क्योंकि उसमें भी माना है इसमें भी h मान लेते हैं, तब बर्ड को या इस ऑब्जर्वर को कितना नीचे या ऊपर, एक्चुअल से नीचे दिखाई देगा कि एक्चुअल से ऊपर। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये है ओ, ठीक है, यहाँ पे ये है ओ, ठीक है। तो रिजल्ट एक आएगा, आपको रिजल्ट याद रखना है, मैं बता देता हूँ, डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो डेरिवेशन आप सबको कराई गई होगी। क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट वो लाइट सोर्स का काम करेगा, तो यहाँ से रेज आएंगी, एक रे मैंने ले ली एकदम सीधी, क्या नॉर्मल के साथ एंगल जीरो बना रही है, तो एंगल आई जीरो, तो स्नेल्स लॉ से एंगल आर भी कितना, जीरो, तो ये इसकी आंखों तक पहुंचेगी। दूसरी एक ये मैंने मान ली, ठीक है, और ध्यान से सुनना, ये लगभग नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब एंगल आई बहुत छोटा होगा, ठीक है, बनाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लगभग नॉर्मल है, नहीं तो फिर इसको दिखाई ही नहीं देगा। और ये देखेगी क्या, ये ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगी, ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, ये किसको देखेगा, उसकी इमेज जो बनेगी। समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये फिश है नीचे, ये बर्ड को देखना चाहती है तो बर्ड को डायरेक्टली नहीं देख पाएगी, बर्ड की इमेज को देखेगी जो रिफ्रैक्शन से उसको दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी अभी बना लेते हैं उसको। अच्छा, तो एक तो रे ये एकदम सीधी निकल गई, एक रे ये किधर जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर में जा रही है, डेंसर में किधर जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल आर। चलो, अब रिफ्रैक्टेड रे की हेल्प से हम क्या लोकेट करेंगे, इमेज। तो एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये, एक रिफ्रैक्टेड रे ये, जैसे वहां पे हम रिफ्लेक्टेड से इमेज लोकेट करते थे, ठीक है। क्या ये दोनों यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी, यहां कहीं से, देखो सही है। इसको जब पीछे लेके जाओगे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड है, दोनों को पीछे लेके जाओगे तो यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई देगी, तब जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, वर्चुअल, जैसे वहां पे था। एक्चुअल में मिलती तब रियल इमेज बनती, पर ये हमको कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है, तब कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। तो मतलब कहने का क्या है, फंडा क्या है, जब भी हमारा ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में बैठ के रेरर मीडियम की चीज़ों को देखता है तो वो चीज़ें उसको एक्चुअल जितने पे वो हैं चीज़ें उससे ऊपर दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है, जैसे एग्जांपल, फिश अगर नीचे से बर्ड को देखे, बर्ड जो एयर में है, तो बर्ड अगर 5 मीटर ऊपर है सरफेस से तो फिश को वो 5 से ज़्यादा दिखाई देगा। कितना ज़्यादा, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, ध्यान से आपको यूज करना है, एच अपेरेंट will be equal to h real divided by mu relative। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या इसको भी याद रखना चाहिए, इसको याद है, h apparent will be h real divided by mu relative which is refractive index of the medium in which incident ray is traveling divided by, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, refractive index of medium in which refracted ray is traveling, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो h apparent डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू h रियल डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट। h apparent क्या है, जो apparent दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला h डैश, क्या यही आपकी इमेज की लोकेशन है, तो उसको v भी बोल सकते हैं, बहुत बुक में उसको v भी लिखा है, h डैश लिखना चाहो h लिख लो, डिवाइडेड बाय म्यू किसका, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेंगे। आधे लोग रट्टा मार लेते हैं कि जिसमें आपकी इमेज बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेंगी वो, इसमें तो देखो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक ही जगह बन रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये म्यू आर मतलब ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, इज इक्वल टू एच रियल जो एक्चुअल में है उसका मतलब एच, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय म्यू
इंसिडेंट। ये याद रखना चाहो ये याद रख लो, ये याद रखना चाहो ये। एच अपेरेंट क्या है? जो आपको दिखाई देने वाला है। एच रियल क्या है? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जितना सरफेस से ऊपर या नीचे है। म्यू रिलेटिव क्या है? इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे का। ये याद रखना, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में ट्रेवल करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे जिसमें ट्रेवल करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे इसी को सॉल्व करते हैं। सपोज ये एयर है, ये पानी है, मतलब ये बर्ड है, ये फिश है। फिश देख रही है बर्ड को, और बर्ड एक्चुअल में एच ऊपर है, तो कितना दिखाई देगा? ऑब्वियसली एच से ज्यादा, क्योंकि हमने रे डायग्राम से निकाला। कितना ज्यादा? इससे निकालो। एच अपेरेंट या वी भी लिख सकते हो उसको, वही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय म्यू आर। म्यू आर मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड जा रही है, क्या पानी में जा रही है, तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वैसे 4/3 होता है पर म्यू ले लेते हैं, इज इक्वल टू एच रियल जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है, कितना ऊपर है? एच, डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, क्या एयर में, तो वो जाएगा आपका 1। तो एच अपेरेंट आपका कितना हो गया? बोलो जल्दी। म्यू इंटू एच। तो एक्चुअल में कितना ऊपर था सरफेस से? एच। दिखाई कितना दिया? म्यू इंटू एच। दिखाई कितना दिया? म्यू इंटू एच। और क्योंकि म्यू 1 से बड़ा, म्यू क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि म्यू 1 से बड़ा तो आपका क्या होगा? एच अपेरेंट एच से ज्यादा। वो रे डायग्राम से दिख ही रहा। मतलब कंसेप्ट क्या है? अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में बैठ के रेरर मीडियम की चीजों को देखता है तो वो उसको ऊपर दिखाई देती हैं। एच हाइट पे अगर एक्चुअल में चीजें हैं तो वो उसको कितने पे दिखाई देगा? म्यू इंटू एच पे। क्लियर? तो शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट बोलो कितना होगा? दैट विल बी म्यू एच माइनस एच। यही तो होगा शिफ्ट। दिस विल बी योर शिफ्ट। तो म्यू एच माइनस एच, तो एच कॉमन, दैट विल बी म्यू माइनस 1। आया समझ? केस 2 देखें, केस 1 क्लियर हो गया? तो अगर नोट करना चाहो कर लो, वैसे नोटबुक में सबने लिखा होगा, रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लो। पर जनरल रिजल्ट क्या है? वो ये है, ये है आपका जनरल रिजल्ट। ये याद करना है, ये कर लो, या मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये याद करवाया था, ये याद करना है, ये कर लो। एच अपेरेंट जो दिखाई देने वाला, मतलब इमेज का डिस्टेंस। एच रियल जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और म्यू रिलेटिव जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल करेंगी, डिवाइडेड बाय जिसमें रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, चलो केस 2 देखते हैं। अब उल्टा, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है, इमेज ऑब्जर्वर आपका रेयरर में, मतलब फिश को देखा जा रहा है बर्ड के द्वारा। तो अगर फिश एच डेप्थ नीचे है तो बर्ड को किधर दिखाई देगी? क्या और नीचे या थोड़ा ऊपर? ऑब्वियसली ऊपर। जब फिश ने बर्ड को देखा था तो ये ऊपर दिखाई दे रहा था, पर बर्ड जब फिश को देखेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, मतलब एच से कम। कैसे? रे डायग्राम का यूज करते हैं फिर से। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो ये सीधी ले लो, तो ये सीधी निकल जाएगी एकदम। ठीक, दूसरी रे ये ले लेते हैं, इंसिडेंट एट एन एंगल आई। कौन से मीडियम में जा रही है? रेयरर। किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पता है ना डेंसर से रेयरर। अच्छा, अब रिफ्रैक्टेड रे का यूज करते हैं हम इमेज को लोकेट करने में। तो एक तो ये, एक ये, तो क्या ये दोनों यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी और एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, तो इमेज फिर से कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन गई, मतलब ये आपका क्या हो गया? एच डैश। तो एक्चुअल में कितना नीचे है? फिश एच, दिखाई कितना दे रही है? एच डैश। क्या एच डैश निकाल लोगे? बिल्कुल, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, बोलो। एच अपेरेंट डिवाइडेड बाय म्यू आर इज इक्वल टू एच रियल विच इज एच डिवाइडेड बाय म्यू आई। तो एच अपेरेंट निकालना है, जो दिखाई देने वाला है, वी भी बोल सकते हैं इसको। म्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, क्या उसमें जा रही हैं? ठीक है, तो अगर मैं वो एयर पकड़ूं तो कितना हो गया? बोलो 1 इज इक्वल टू एच रियल दैट इज एच अपॉन म्यू आई। इंसिडेंट रे तो इसमें ट्रेवल कर रही है वाटर में, तो मान लो वो म्यू है, तो एच अपेरेंट कितना हो गया? बोलो एच बाय म्यू। पिछले में आया था म्यू इंटू एच, समझ पा रहे हो फर्क? इसमें आया एच बाय म्यू, और क्योंकि म्यू 1 से बड़ा तो एच अपेरेंट एच से छोटा। वो तो हमने रे डायग्राम से देख ही लिया, एच अपेरेंट जो है वो इतना है, एच आपका इतना है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? जब भी आपका ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में बैठ के डेंसर मीडियम की चीज़ों को देखेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देंगी। मतलब 5 मीटर पे अगर है एक्चुअल में तो 5 मीटर से कम उसको दिखाई देगी। और उल्टा, अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में बैठ के रेरर की चीज़ों को देख रहा है तो 5 मीटर पे अगर एक्चुअल में है तो 5 से ऊपर दिखाई देंगी।
क्लियर एकदम? ठीक है, तो एच अपरेंट आपका कितना होगा एच बाई म्यू। शिफ्ट पूछे अगर आपसे, शिफ्ट कितना ऊपर आपको दिखाई दिया, क्या एक्चुअल में एच था, एच डैश पे दिखाई दिया, तो यही तो हुआ शिफ्ट। तो शिफ्ट बोलो कितना, दैट विल बी एच माइनस एच बाई म्यू। पिछले में था उल्टा, समझ पा रहे हो क्यों? रटना नहीं है कुछ भी, समझो। एच इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। एच क्या है, एक्चुअल में जितना नीचे है वो, और म्यू क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डाउट किसी को? चल अच्छा, अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कर लेते हैं वो फटाफट, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं। ये बर्ड है, सुनना, ध्यान 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 से सुनते जाना। ये बर्ड है, बर्ड है। मान लेते हैं ये 28 मीटर है, चलो 36 ले लेते हैं। ठीक, ये फिश है पानी में, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। बर्ड है एयर में, बर्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। और ये ले लेते हैं सपोज 12। क्वेश्चन है, ए पार्ट डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश बताओ, बी पार्ट डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड बताओ। ठीक है, चलो करें फटाफट। तो बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश मतलब फिश जब बर्ड को देखेगा, नहीं, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, हाँ, फिश जब बर्ड को देखेगी या देखेगा, जो भी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो बर्ड को देखेगी जब फिश, तो फिश को बर्ड कितना दिखाई देगा। एक्चुअल में कितना है दोनों में डिस्टेंस, 12 और 36 48, पर दिखाई कितना देगा, सोचना। क्या जब फिश बर्ड को देखेगी तो ये 36 की जगह थोड़ा ऊपर दिखाई देगा? अब बार बार मैं नहीं बताने जा रहा हूं, अभी अच्छे से मैंने समझा दिया। तो 36 से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, कितना, एच अपेरेंट। ऑब्जर्वर किस कौन से मीडियम में है, डेंसर, डेंसर में बैठ के रेयर की चीजों को देख रहा है, तो एच की जगह कितना दिखाई देगा, म्यू एच। दिमाग में एकदम बिठा लो इसको। म्यू कितना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3 इंटू 36, कितना आया 48। सही है, तो एक्चुअल में कितना है 36, पर फिश को दिखाई देगा यहाँ कहीं 48। तो कितना डिस्टेंस फिश को दिखाई देगा, 12 तो यही है ही, और 36 की जगह है 48, 48 प्लस 12 दैट विल बी 60 मीटर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। खुद जिनको आता है वो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि फिश का बर्ड के रिस्पेक्ट में निकालो। एक्चुअल में 48 है, अब बताओ बर्ड जब फिश को देखेगा, तो ऑब्जर्वर अब कौन से मीडियम में, रेयरर, रेयरर पे बैठ के तुम डेंसर की चीजों को देख रहे हो, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, कितना ऊपर याद है, सेकेंड पार्ट में एच अपेरेंट कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी एच बाय म्यू। अब अच्छे से सब सीख लो, एच कितना है तुम्हारा 12, म्यू कितना है तुम्हारा 4/3, कितना दिखाई देगा 9। मतलब एक्चुअल में वो 12 नीचे है सरफेस से, पर बर्ड के रिस्पेक्ट में कहाँ होगी, यहाँ कहीं 9 पे। तो बोलो कितना डिस्टेंस हो गया, 36 प्लस 9 45। तो फिश को जब बर्ड देखेगा तो वो 45 पे दिखाई देगी, और बर्ड को जब फिश देखेगी तो वो 60 पे दिखाई देगा, पर एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है दोनों में, 48। चलो, अब इसमें एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आता है, मैं अब क्लास में मैंने बता चुका हूं हर क्लास में, पर अभी मैं एक शॉर्टकट उसका बताने जा रहा हूं, आपको डायरेक्ट वो शॉर्टकट यूज करना है, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने कैसे बताया था मैं वो भी बता देता हूं, शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से समझना। सपोज ये बर्ड है, it is diving towards the surface at a speed of suppose 5 मीटर पर सेकेंड, या क्या ले 12 ले लेते हैं, चलो 12 मीटर पर सेकेंड। और ये फिश है, ये भी सरफेस की तरफ जा रही है विद अ स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, या उल्टा भी पूछ सकता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, मतलब जब फिश बर्ड को देखेगी तो कितनी वेलोसिटी दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो देखो, तो कैसे किया था हमने, ये बर्ड है विच इज एट अ डिस्टेंस सपोज y, ये फिश है विच इज एट अ डिस्टेंस सपोज x। ठीक है, तो हमने क्या किया था, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, बर्ड का फिश के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना होगा, y की जगह दिखाई देगा उसको म्यू वाई, तो x प्लस म्यू वाई।
तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या देगा आपको VBF, ठीक है, स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, और ये क्या देगा dx/dt, जिस रेट पे एक्सचेंज हो रहा है वो देगा फिश की वेलोसिटी, प्लस म्यू इंटू y का चेंज dy/dt, वो देगा आपको बर्ड की वेलोसिटी। तो हमको ये चाहिए, VF आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिश की 24, म्यू आपको दिया हुआ है 4/3 और बर्ड की आपको दी हुई है 12। सो कितना आया ये 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेथड आपको बताया गया था। अब इसका शॉर्टकट क्या है, सिंपल, कुछ नहीं आपको सोचना है, ध्यान से सुनना। क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है। अच्छा, बर्ड की फिश के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या फिश उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे बर्ड इधर आ रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो फिश की वेलोसिटी लो पॉजिटिव के साथ उल्टी में, तो मतलब वो डायरेक्ट लो 24 प्लस प्लस। अब ध्यान से सुनना, जब फिश बर्ड को देखेगी तो y का डिस्टेंस कितना दिखाई देगा, बोलो बोलो, y का डिस्टेंस कितना दिखाई देगा, म्यू y। जब y का डिस्टेंस उसको म्यू y दिखाई देगा, ठीक है, तो अपेरेंट स्पीड कितनी दिखाई देगी, मतलब फिश की बर्ड वाली, तो वो दिखाई देगी आपको म्यू इंटू बर्ड की वेलोसिटी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बोलो, 24 प्लस 4/3 इंटू 12, दैट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उल्टा पूछता कि वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालो, वो क्या हो जाता, अब क्या हो जाता बोलो, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो क्या बर्ड उल्टा जा रहा है, तो बर्ड की तो डायरेक्ट लिख दो, तो बर्ड की कितनी है डायरेक्ट 12, प्लस ये x कितना दिखाई देगा उसको, x/म्यू, तो मतलब वो हो जाएगी VF/म्यू, सिंपल। तो कितना हो गया 12 प्लस VF कितना है आपका 24 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है 4/3, अब जो भी आएगा ये 30 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। कर लोगे सॉल्व। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बर्ड ऊपर जा रहा होता, अब आधों को लगता है सर हमेशा साइन प्लस लेने हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर ये बर्ड ऊपर जा रहा होता, सेम क्वेश्चन है, बर्ड ऊपर जा रहा है 12 से, अब पूछ रहा है कि बर्ड की निकालो फिश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से। सो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, चेंज सिर्फ इसमें आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब बर्ड की फिश के रिस्पेक्ट में देखो हमने डायरेक्ट फिश की लिखी थी, पर इस बार क्या होगा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन, तो फिश की आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी 24 प्लस, अब आगे तो वही फंडा है, वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। कर लोगे, तो अगर दोनों ऑपोजिट में है तो ऐड करना पड़ेगा, सेम में है तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका बर्ड फिश का प्रॉब्लम। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट याद रखना है, एच एपरेंट वाला, तो एच एपरेंट विल बी एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। कर लोगे सॉल्व, तो कौन किसको ऊपर दिखाई दे रहा है, कौन किसको नीचे दिखाई दे रहा है, वो सब हमने इसमें देख लिया। ठीक है, चलो इसी कंटिन्यूएशन में आगे करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है T, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, डेरिवेशन इसकी कराई गई है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सपोज ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एंगल है हमारा I, बाहर एयर है और इधर भी एयर है, ये ग्लास है, कौन से मीडियम में जा रही है, ये जा रही है आपकी डेंसर मीडियम में, तो डेंसर में जा रही है तो किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो गया आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल। सही है यहाँ तक। अब ये एंगल अगर R है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका R। ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ से टुवर्ड्स बेंड की, तो ये एंगल अगर R है तो ज्योमेट्री से एंगल भी कितना होगा, ऑब्वियसली R। अच्छा, अब कौन से मीडियम में जा रही है, बोलो बोलो, रेयरर, तो रेयरर में जा रही है तो अवे बेंड करेगी। ठीक है, और ये जो एमर्जिंग रे आएगी ये इस वाली के पैरेलल होनी चाहिए, जो एक्चुअल में जानी चाहिए थी वो। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसी जानी चाहिए थी तो उसके पैरेलल होगी। ठीक है, और ये एंगल भी ज्योमेट्री से कितना आएगा, आई, स्नेल्स लॉ लगा लो, म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आएंगे, तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी आई होगा आपका। चलो, अब क्वेश्चन आता है कि ये बताओ डी कितना है, वेर डी इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन लो ऊपर और नीचे लो कॉस। ठीक है, कभी कभी आपको एक चीज देता है कि ये एंगल बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 के। तब बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? दैट विल बी टी साइन थीटा, थीटा के इक्वल मतलब आई माइनस आर, कॉस आर आपका किसके इक्वल? 1 के इक्वल, क्योंकि कॉस थीटा छोटे एंगल के लिए 1 होता है। तो टी आई कॉमन 1 माइनस आर बाय आई। ये रिजल्ट कब आएगा? व्हेन एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे होंगे। अगर छोटे नहीं हैं तो आपको जनरल रिजल्ट से सोल्व करना है। अब ये कैसे आया, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे आई? ये ज्योमेट्री से आई। ठीक है, ये डी मैं बता देता हूँ कैसे किया। ये डी तो ये भी डी, ये एंगल आर तो ये एंगल निकाला, ये टी हमको पता है तो वो ज्योमेट्री से एंगल निकाल के, ये एंगल आई है ये एंगल आई तो ये पूरा एंगल आई होगा, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा आई माइनस आर। सही है, तो ट्रायंगल यूज करना, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको रिफ्रैक्शन। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हैं तो हमको वो ऑब्जेक्ट किधर दिखाई देता है? ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन आते रहते हैं इसके ग्लास स्लैब वाले के। ठीक है, तो मतलब अगर ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है हैविंग अ थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस साइड एट अ डिस्टेंस डी, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है जो इस ग्लास स्लैब के थ्रू इसको देख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इस ऑब्जर्वर को ये कहाँ दिखाई देगा? तो ध्यान देना, इस ऑब्जर्वर को ये थोड़ा सा आगे दिखाई देगा एट अ डिस्टेंस डी डैश। तो ये आपको क्या डिनोट करेगा? ये इमेज, क्योंकि ये क्या देखने वाला है अल्टीमेटली, इसकी इमेज। और इमेज कैसे बनेगी? रिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन होके। ठीक है, ये सब मैंने बताया थियरी में, देख लेना। ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, पहले इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, फिर इस सरफेस पे होगी, और फाइनली जो इमेज बनेगी वो इसको दिखाई देगी। तो वो थोड़ा सा आगे दिखाई देगी, इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। और ये शिफ्ट सबको याद होना चाहिए, कितना डिराइव भी मैंने कराया था। दिस शिफ्ट इज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, कितने से? टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, वेर टी इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। सो टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो अगर मल्टीपल स्लैब्स लगी हैं, ये तो एक सिंगल थी, इसके भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, मल्टीपल स्लैब्स अगर लगी हैं, है ना, तब बताओ कि क्या होगा, कितना शिफ्ट होगा? सपोज ये एक स्लैब है, इसके ऊपर ये दूसरी, इसके ऊपर ये तीसरी, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये T1 थिकनेस मान लें, ये T2 मान लें, ये T3 मान लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2 और इसका μ3। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, एकदम यहाँ पे। ठीक है, इसका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल क्या है? आप पेपर वेट के नीचे न्यूज़पेपर रखे तो उसके जो लेटर्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ऑब्जर्वर नॉर्मली देख रहा है, ध्यान देना ये सारे के सारे रिजल्ट कब हैं? जब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। ठीक है, मतलब इंसिडेंस जो होगा वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस होगा। अब बताओ कि कितना दिखाई देगा? एक्चुअल में कितना दूर है? T1 प्लस T2 प्लस T3, पर दिखाई कितना देगा? थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये इमेज दिखाई देगी। कैसे? सारी रिफ्रैक्शन होने की वजह से, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे, फाइनली इमेज बनेगी। तो कितना शिफ्ट होगा? दिस विल बी योर शिफ्ट, है ना? कितना होगा शिफ्ट बोलो? शिफ्ट होगा सबकी वजह से जो शिफ्ट होगा उसका सम। तो नेट शिफ्ट विल बी, पहले की वजह से बोलो T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, दूसरे की वजह से T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, और तीसरे की वजह से T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू।
ठीक है, और भी बहुत सारी होंगी तो सबको ऐड करते जाओ। तो नेट शिफ्ट विल बी शिफ्ट ड्यू टू इंडिविजुअल ग्लास स्लैब्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, फिश बर्ड वाली प्रॉब्लम्स और ये शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हम एक साथ कर लेंगे, शीट में भी आएंगे इसके, तो उसको अच्छे से सोल्व करो। चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। देखो अपने नोट्स देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। चलो समझ में आ गया? अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है, जनरली नीट में नहीं आता है, तो नीट वाले अगर छोड़ भी देंगे तो चलेगा। क्वेश्चन क्या है कि सपोज ये कोई ग्लास स्लैब है विच इज हैविंग अ थिकनेस सपोज 1 - 1/4/3 हाँ 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज 8 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसको इसकी इमेज किधर दिखाई देगी? तो ऑब्वियसली t इंटू 1 - 1/μ, 4 इंटू 1 - 1/μ, म्यू इसका है, ग्लास है तो 3/2। ठीक है, ठीक है, इसको 6 ले लो, तो वो तो डायरेक्टली कर लोगे आप। अब इसमें चेंज क्या है, इस सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया। ठीक है, जब मैंने इस सरफेस को सिल्वर किया तो अब पूछ रहे कि इमेज बताओ अब कहाँ बनेगी। 1 से बताना चाहो 1 से, 2 से बताना चाहो 2 से। एक्चुअल में 1 से कितना है 8, 2 से एक्चुअल में कितना है 14। तो इमेज कहाँ दिखाई देगी वो बताओ। अब होगा क्या, अब जो फाइनल रे है वो इस मीडियम में एमर्ज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब रे आएगी इससे रिफ्रैक्शन होगी, अंदर जाएगी, इसको टकराएगी। अब यहाँ से रे बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिल्वर कर दिया, तो ये प्लेन मिरर का काम करेगा, तो ये इमेज इसी साइड बनाएगा। तो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ वापस गिरेगी और फिर बाहर आएगी इसी मीडियम में। तो यहीं कहीं पे इमेज बनेगी आपकी। मतलब 3 फंडे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, दूसरा रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2, और थर्ड उसका रिफ्लेक्शन जब उसने किया तो रे फिर से वापस आएंगी और इस पे टकराएंगी, और ये वापस से उनका क्या करेगा, रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, वापस से रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो पहला सरफेस 1 रिफ्रैक्शन करेगा, दूसरा सरफेस 2 रिफ्लेक्शन करेगा, और तीसरा सरफेस 1 वापस से रिफ्रैक्शन। करें स्टार्ट। सबसे पहले रे डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, आप खुद समझ लेना। यहां से एक सीधा आई, सीधा निकल गई, यहां से आई, ये एंगल आई, क्योंकि डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स बेंड करेगा, कुछ इमेज बनाएगा। तो मैं एक बना के दिखा रहा हूं आपको क्लैरिटी के लिए। नीट वाले अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, मेंस वालों के लिए है ये। तो ये सीधा गई, सीधा चली गई, एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0। एक ये आई, ठीक है, किधर जाएगी बोलो, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इन दोनों को जब पीछे लेके जाओगे तो ये यहाँ कहीं इस पॉइंट से आती हुई आपको अपीयर होंगी। ठीक है, तो ये कौन सी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में नहीं मिल रही है रिफ्रैक्टेड, ध्यान से देखो, पीछे से कहीं से आती हुई अपीयर हो रही है। मैं बार बार ये चीज पे फोकस कर रहा हूँ, तो वर्चुअल इमेज। अब ये रे क्या बन जाएंगी, इंसिडेंट रे बन जाएंगी सेकंड सरफेस के लिए। उनका क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन, और ये तो सीधी आई है तो सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, बोलो बोलो। ये है एंगल आई, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगी, ये होगा आपका एंगल आर। समझ में आया?
ठीक है, आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो अब कौन सी रे रिफ्लेक्ट की इसने, एक ये और एक ये, क्या इन दोनों का यूज करेंगे हम इमेज बनाने के लिए? तो कैसी इमेज बनेगी? इमेज कुछ ऐसी बनेगी, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, क्या ये यहां कहीं से आती हुई आपको दिखाई देंगी? समझ में आ रहा है? अब यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी तो क्या होगा, कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, तो फिर से वर्चुअल इमेज। जो किसने बनाई? टू ने, इसको मैंने I2 नाम दिया। वन ने बनाई I1, टू ने बनाई I2। अब I1 किसका काम की थी? I1 ऑब्जेक्ट का काम की टू के लिए, क्योंकि ये जो रे गिरी हैं, ये वाली और ये वाली, ये टू पे जब गिरी है, ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? यहां से। तो दिस विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड सरफेस, जो इमेज बनाएगा यहां पे। अब ये किसका काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा फिर से फर्स्ट सरफेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रे हैं जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ये और ये दोनों रे वापस वन पे गिरेंगी, जो कहां से आती हुई दिखाई देंगी? यहां से। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए। अब ये क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा उनको। अच्छा, इससे तो कोई देखना ही नहीं है, तो वापस ऐसे निकल जाएगी, सीधा आ रही है। अब इसका क्या होगा? क्या एंगल आई कौन से मीडियम में जा रही है? रेयरर मीडियम में। सो जब रेयरर में जाएगी तो क्या होगा आपका? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो जब मिलाओगे इसको, थोड़ा सा गलत बना है, तो जब मिलाओगे तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी आपकी। तो वही सवाल है कि कहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये तो इमेज अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होगा यहाँ कहीं होगी। वो रे वे मैंने अपने तरफ से बनाई है, बस वो फील लेने के लिए कि कैसे बनी होगी। तो 3 बार क्या हुआ समझ में आया? पहली बार रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, उसने जो इमेज बनाई वो ऑब्जेक्ट का काम की सेकंड के लिए। दूसरी बार सेकंड, क्योंकि सिल्वर हमने कर दिया था तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। और लॉजिकली देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकंड के लिए, तो जितना दूर ये होगा उतनी पीछे इमेज बनाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे बनना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? और तीसरी बार जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होंगी है, तो फिर से वन पे टकराएंगी, और वन वापस से इनको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर फाइनल इमेज आपकी बनेगी। तो सवाल वही है, फाइनल इमेज बताओ कि किधर बनेगी। ठीक है, कैसे करना है? तो केस 1 रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस जब हम देखेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखो ध्यान से। तो फर्स्ट सरफेस पे जब आपने रिफ्रैक्शन देखा तो क्या हुआ? एच रियल कितना, जल्दी बोलो? 8 सेंटीमीटर। फटाफट करेंगे अब। ठीक है, यही तो एच रियल। क्या मुझे एच एपरेंट चाहिए? बोलो क्या फॉर्मूला है? एच एपरेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रेज में जा रही हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। दैट विल बी म्यू रियल, दैट इज 8 अपॉन इंसिडेंट एयर में, दैट इज 1। तो एच अपेरेंट कितना हो गया आपका? समझ पा रहे हो? 12 सेंटीमीटर। आराम से अच्छे से समझो, वीडियो को पॉज करो और फिर से समझो कि हमने क्या किया। 12 का मतलब 8 पे एक्चुअल में था, तो किधर बनेगी? 12 पे, मतलब ये 12 होगा आपका। तो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई, एच अपेरेंट इमेज ही तो है, तो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई वो 12 पे बनाई। वो तो देख के ही लग रहा है 8 से थोड़ा पीछे बनेगी। ठीक है, और वो वैसे भी समझ पा रहे हो कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में? रेयरर में। और रेयरर में जब भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बर्ड था, वो ऊपर दिखाई देता है, तो 8 से दूर दिखाई देगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब सेकंड सरफेस क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। सेकंड सरफेस रिफ्लेक्शन जब करेगा तो कहाँ पे इमेज बनाएगा? प्लेन मिरर का काम कर रहा है, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। पर ऑब्जेक्ट का काम अब ये नहीं करेगा, ये करेगा। समझ पा रहे हो? कितना दूर है? 6 + 12 18, तो कितना पीछे इमेज बनाएगा? 18 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? ठीक है, वो तो डायरेक्ट था, उसका देखने की जरूरत है। अब केस 3, अब फिर से आपका किसका काम करेगा? फिर से आपका जो है I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा 1 के लिए। तो फिर से हमको क्या चाहिए? एच रियल। रियल मतलब जो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, तो 6 + 18 24। कैलकुलेशन कहाँ से होगी? जिस सरफेस पे आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वहीं से कैलकुलेशन होगी। तो एच अपेरेंट 24 के लिए समझ में आया? क्यों? क्योंकि लास्ट केस में जब 1 पे रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला, इसमें I2 जो इमेज ये बनाया था, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, जो कि कितना दूर होगा? 6 + 18 24, यहां से। ठीक है, अच्छा अब बताओ एच अपेरेंट कितना होगा? तो एच अपेरेंट बाय म्यू, म्यू कौन सा? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रही हैं, क्या एयर में जा रही हैं? तो 1 इज इक्वल टू एच रियल, दैट इज 24 अपॉन म्यू इंसिडेंस। इंसिडेंस रे जिसमें ट्रेवल कर रही हैं, ये इंसिडेंस ही तो बनेगी 1 के लिए। ग्लास, दैट इज 3/2। एच अपेरेंट आपका कितना आया?
दैट इज 24 सेंटीमीटर। सही है, कैलकुलेशन सही है। ट्वेंटी फोर का मतलब क्या है, 18 आगे था तो 18 पीछे उसने बनाया, 18 पीछे उसने बनाया, तो अब ये फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, तो एच अपरेंट विल बी एच रियल दैट इज 24 डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रह जाएंगी एयर में 1 इज इक्वल टू एच रियल 24 डिवाइडेड बाय री इंसिडेंस रे जिसमें जाएंगे 3/2, सॉरी उल्टा कर दिया, 3 से जाएगा 8, वही मैं कहूँ एग्जैक्टली इक्वल कैसे आ गया, तो कितना आया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट से 16 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, नीट में नहीं आएगा तो नीट वाले नहीं भी करेंगे चलेगा, मेंस में आ सकता है। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट है कि 3 बार चीज़ों को लगाओ। सबसे पहला क्या, क्या ये ग्लास स्लैब है, ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, ग्लास स्लैब प्लस प्लेन मिरर, है ना। तो ग्लास स्लैब क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेगा, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा T × 1 - 1/μ से। ठीक है, तो ग्लास स्लैब शिफ्ट करेगा और किधर शिफ्ट करता है, राइट की तरफ, मैंने बताया था किधर करता है एक्चुअल में, जिधर इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना आया मेरा 16 सेंटीमीटर यहां से। हाँ, तो यहां से 16 मतलब 6 तो ये है ही, तो यहां कहीं, तो ये बनेगी एकदम फाइनल इमेज। ठीक है, यहां से 10 या यहाँ से देखोगे तो 16 दिख रहा है आंसर, और हम यहाँ से लोकेट भी कर सकते हैं। कैसे, ये फाइनल आई थी ना एकदम एकदम फाइनल ये, तो जब इसको पीछे लेके जाओगे तो यहाँ कहीं से, और इसको तो पीछे लेके जाओगे तो ये बनेगी एकदम फाइनल इमेज। समझ पा रहे, आधे लोग डर गए होंगे इतने में, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। शॉर्टकट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ग्लास स्लैब का और प्लेन मिरर का। तो होगा क्या, पहली बार सरफेस 1 से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ग्लास स्लैब उसको शिफ्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसकी कोई इमेज बनाएगा, जहां पे शिफ्ट किया वो प्लेन मिरर उसका उतने ही पीछे इमेज बना देगा बराबर, फिर से ग्लास स्लैब उसको और शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और शिफ्ट इस बार किधर करेगा, शिफ्ट ग्लास स्लैब हमेशा किधर करता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तो शिफ्ट कितना था, T × 1 - 1/μ, किधर शिफ्ट था, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किधर जाएंगी, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ, तो राइट में जा रही थी, है ना, तो शिफ्ट भी मैंने राइट में किया था याद है। और मैंने एक और बनाया था मल्टीपल ग्लास स्लैब, उसमें ऑब्जेक्ट नीचे था, ऑब्जर्वर ऊपर था, तो रे कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर, तो शिफ्ट भी ऐसा ही होगा। तो जिधर इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है शिफ्ट हमेशा उधर होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ शिफ्ट, कितना होगा शिफ्ट, T × 1 - 1/μ दैट इज 3/2, कितना होगा बोलो, 6 × 1/3 दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केस 1 में क्या होगा, सबसे पहले ग्लास स्लैब शिफ्ट करेगा आपका, एक्चुअल में कितना है 8, कितना शिफ्ट करेगा 2, मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब ग्लास स्लैब की वजह से ये यहां पे बनेगा 8 की जगह 6, क्योंकि शिफ्ट हो गया ना 2 राइट साइड, तो 8 था 6। ठीक, अब बताओ प्लेन मिरर से कितना दूर हो गया ये, ध्यान से देखना, ये 6, ये भी 6, 6 और 6 12, तो 12 यहां, तो यहां कितना पीछे, 12 ही पीछे, ये देखो ना 6 और 6 12, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना इसके लिए, 12 आगे तो 12 पीछे, ये मेथड 2 आपका। ठीक, अब लास्ट बार फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहां से, तो फिर से ग्लास स्लैब आएगा, तो ग्लास स्लैब फिर से क्या करेगा, शिफ्ट करेगा आपका, कितना शिफ्ट, वो तो ऑब्वियसली 2, पर इस बार किधर शिफ्ट करेगा, ध्यान से देखो, इस बार जब 1 को टकराई तो रे लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, तो शिफ्ट भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, तो मतलब लेफ्ट टू राइट। सही है, तो लेफ्ट टू राइट मतलब एक्चुअल में कितना है यहां से 12। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मतलब यहां शिफ्ट कर देगा 2 सेंटीमीटर। पहले केस में इस साइड हुआ था क्योंकि रे राइट टू लेफ्ट जा रही थी, पर थर्ड केस में, इस केस में रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, बनाया मैंने सब, तो 2 इधर शिफ्ट कर देगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 10 + 6 16 फ्रॉम सरफेस 1, या बोला जाए 10 फ्रॉम सरफेस 2। आ गया आंसर आप, सिंपल। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, ग्लास स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, थोड़ा सा लेंदी है, पर मेथड 2 एकदम आसान है। मेथड 2 में क्या किया हमने, ग्लास स्लैब की वजह से एक बार शिफ्ट निकाली,
उतना ही शिफ्ट करवाया आगे, और वो शिफ्ट होके जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर उतना ही पीछे बनाएगी, और लास्ट स्टेप फिर से जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसको भी शिफ्ट करवा दो, पर उसको इस बार उल्टा शिफ्ट करवाना। ठीक है, क्या रटना है? नहीं, कंसेप्ट क्या है, शिफ्ट उधर ही होगा जिधर आपकी इंसिडेंट रे सरफेस पे गिर रही हैं। अगर वो राइट टू लेफ्ट जा रही हैं तो शिफ्ट राइट टू लेफ्ट होगा, है ना, और अगर वो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं तो शिफ्ट लेफ्ट टू राइट होगा। सिंपल, सीख गए। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है स्नेल्स लॉ, प्लेन सरफेस पे कैसे होता है रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्रैक्शन, वैसे अभी उसमें प्रिज्म बचा है वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें बर्ड फिश के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिए हैं। उसके बाद ग्लास स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, मल्टीपल ग्लास स्लैब्स हो तो कैसे शिफ्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस इसके अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और फिर उसके बाद हमने अभी देखा ग्लास स्लैब और मिरर कंबाइंड। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट नीट के लिए यही है, आज तक क्वेश्चन आया नहीं है ग्लास स्लैब और मिरर कंबाइंड, पर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब्स कितना शिफ्ट करवाते हैं एक साथ मिलके वो सब जरूर आता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, नीट 19 में आया है, दैट इज TIR। TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है ध्यान से समझना, कब होगा ये भी समझना। TIR टेक्स प्लेस only when light travels from denser medium to rarer medium। ये सिर्फ तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है, रेरर से डेंसर जा रही है तो TIR कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या होता है ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज आवर डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दिस इज आवर रेरर मीडियम, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। कुछ भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकता है, तो एयर के लिए भी हम पढ़ेंगे, जनरल भी पढ़ेंगे हम, और उस जनरल में हम एयर डाल के भी पढ़ेंगे, और जनरली 99% क्वेश्चंस एयर ही आता है, मतलब ये रेरर मीडियम एयर है, और डेंसर कुछ भी हो सकता है, पानी, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम एक जनरल रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं μ1 और μ2 की टर्म में। ठीक है, कि TIR कब होगा, और अगर एयर आ जाए तो उसमें μ1 को आप 1 डाल के सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, तो कब होगा ये TIR, जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर। तो देखो सपोज ये हमारी इंसिडेंट रे है, डेंसर से रेयर जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, किधर बेंड करेंगी बोलो जल्दी, क्योंकि रेयर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल R हो जाएगा, बड़ा होगा आपका एंगल I से। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ एंगल I बड़ा है कि एंगल R, तो ऑब्वियसली एंगल R। अब मुझे बताओ क्या एंगल I बढ़ाते जाओ तो स्नेल्स लॉ से एंगल R भी बढ़ेगा, साइन I बढ़ रहा है तो साइन R भी बढ़ेगा, तो एंगल I बढ़ाते जाओगे तो एंगल R भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल आपका ऐसा आता है जिसपे R बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है 90, उससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता, R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90। ठीक है, तो बढ़ाते बढ़ाते I कुछ ऐसा हो गया, समझ पा रहे हो, ये I मैंने बढ़ाते बढ़ाते ये कर दिया, इसको हम एक प्रॉपर नाम देते हैं, दैट इज थीटा सी, सबको ये निकालना आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे जब इंसिडेंस होगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे जब आपका इंसिडेंस होगा तो क्या होगा, एंगल I बढ़ाते बढ़ाते आपने किसके इक्वल कर दिया, क्रिटिकल, तो R भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते R किसके इक्वल हो जाएगा 90 के। सही है, मतलब फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल के इक्वल हो गया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या आप क्रिटिकल निकालने में समर्थ, मतलब क्या आप क्रिटिकल निकाल सकते हैं, कैपेबल हैं निकालने में, स्नेल्स लॉ यूज करो। मतलब जब भी इंसिडेंस क्रिटिकल पे होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल पक्का 90 डिग्री होगा, तो यूज करो स्नेल्स लॉ, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा सी
दैट विल बी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आर, और उस केस में आर होता है 90, साइन 90 इज 1, तो क्रिटिकल एंगल बोलो कितना हो गया, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। μ1 क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब ये तो था जनरल रिजल्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रेयरर मीडियम पक्का एयर है, ठीक है, तो इफ एयर इज रेयरर मीडियम, है ना, अगर एयर रेयरर मीडियम है तो मेरा μ1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि μ1 मैंने वो लिया है, तब थीटा सी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर वाले का, वो पानी भी हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है। तो आपको जनरल रिजल्ट भी याद करना है, आपको ये एयर वाला रिजल्ट भी याद करना है। जनरली याद कर लो ना, वहां से μ1 1 डाल के एयर का आ जाएगा। समझ में आ गया? 99.9% क्वेश्चंस में रेयरर मीडियम एयर ही रहता है। तो आपसे अगर पूछे ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालो, मतलब ये ग्लास ले लो तो म्यू हो जाएगा 3/2, और अगर वाटर एयर के लिए पूछे तो म्यू हो जाएगा आपका 4/3, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो अभी भी हमने ये नहीं देखा TIR क्या होता है, ये समझ में आया? तो जब ये तभी होगा जब डेंसर से रेयर जा रही है, तो आई बढ़ाते जाओगे तो एक एंगल ऐसा मिलेगा जिसको हम क्रिटिकल बोलते हैं, जिसपे आर बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। अब आर 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो सोचो अगर हम आई और ज्यादा कर दें, अगर हम आई और ज्यादा कर दें, मतलब ये है आई विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, बढ़ाते बढ़ाते हम क्रिटिकल से भी ऊपर ले गए, तब क्या होगा, आर और ज्यादा बढ़ नहीं सकता क्योंकि क्रिटिकल पे ही 90 हो चुका है वो, ठीक है, आई और बढ़ा दिया आपने, आर 90 से ऊपर तो हो नहीं सकता, तब अब क्या होगा, अब रे रिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं, तो अब रे क्या करेगी आपकी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और रिफ्लेक्ट कर रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगी, तो ये एंगल आपका आई है, तो ये भी आई होगा, और ये कब होगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल पे जस्ट क्या हुआ आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंस हुआ तब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए रे क्या करेगी आपकी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR। तो TIR टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल कैसे निकालना है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 1 क्यों लिया, क्योंकि उस केस में R 90 होगा ही होगा। समझ गए? एकदम क्लियर। अच्छा, जस्ट उल्टा हुआ, जस्ट उल्टा मतलब अगर रे 90 पे इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, इसको हम एक नाम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, सरफेस के अलोंग ग्रेज कर रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस, तब क्या होगा, तब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्रिटिकल पे रिफ्रैक्ट होगी। जस्ट उल्टा किया हमने, मतलब क्रिटिकल पे इंसिडेंस हुई तो 90 पे रिफ्रैक्ट होती है, और 90 पे इंसिडेंस हुई तो क्रिटिकल पे रिफ्रैक्ट होती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पाथ है वो रिवर्स कर सकते हो आप। ठीक है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस जब भी होगा याद रखना, तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये हम प्रिज्म में भी यूज करेंगे, जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 90 बनाएगी तो ऑब्वियसली आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्रिटिकल बनाएगी। उल्टा ही तो है, जस्ट इंसिडेंट रे अगर क्रिटिकल बनाती तो रिफ्रैक्टेड 90 पे जाती है आपकी, और अगर इंसिडेंस रे 90 बनाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे क्रिटिकल पे इंसिडेंस हो जाएगी। समझ में आ गया TIR क्या होता है, कब होता है, प्रिज्म में भी यूज होगा इसका, ध्यान देना। तो TIR कब होगा, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। दूसरा, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालना है। सीख गए सब लोग? एयर अगर दिया होगा रेयरर मीडियम, μ1 को 1 ले लेना, आंसर आ जाएगा। जनरल रिजल्ट क्या है, क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडियम इज गिवन एज साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। ठीक है, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। μ1 क्या है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है, डेंसर का। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल पे एंगल R पक्का क्या होगा आपका, 90 डिग्री। ये याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है इसका 2019 में। ठीक है, अब TIR की एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहाँ कहाँ होती है, मिराज, ठीक है, डायमंड में, डायमंड जो चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में इस सेक्शन में आज के लेक्चर में बताऊंगा कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज में आपको जरूर मिलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो इन सब में आपका क्या होता है, TIR का कंसेप्ट यूज होता है।
तो TIR का मतलब क्या, लाइट जो है वो बाहर जा ही नहीं रही है, आपस में ही सरफेस पे टकरा टकरा के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। डायमंड में यही तो होता है, लाइट जो है वो सरफेस पे टकरा के अंदर रिफ्लेक्ट होती है और हमको वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें TIR में ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने से पहले एक तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, ठीक है, तो कितनी लाइट बाहर एस्केप करेगी वो सब, ठीक है, ये भी बता चुका हूं मैं। इसके क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली IIT मेंस और नीट तीनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम है, सपोज फिश है पानी में, ठीक है, कितना नीचे है H मान लेते हैं, या D मानना है D मान लो। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, यहां से जो रेज बाहर जाएंगे वो कौन कौन सी जाएंगी, बाहर एयर है, आउटसाइड वर्ल्ड, इसको आउटसाइड वर्ल्ड भी बोलते हैं, फिश के लिए वो आउटसाइड वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये सीधी निकल जाएगी। सपोज ये जो रे है, ये पर्टिकुलर रे इंसिडेंस हुई क्रिटिकल पे थीटा सी, तो क्या ये रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करेगी? सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होगा, अगर ये इंसिडेंस हुई क्रिटिकल पे तो ये भी क्या करेगी, आपकी ग्रेज करेगी। सही है। अच्छा, इसके बाहर की जो रे है जो ऐसे इंसिडेंस हुई, क्या वो थीटा सी से ज़्यादा पे इंसिडेंस होगी? तो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। मतलब कितनी रेज बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में एस्केप करेंगी, ठीक है, एस्केपिंग ऑफ लाइट, तो कितनी रेज बाहर की तरफ एस्केप करेंगी? केवल वही रेज बाहर की तरफ एस्केप करेंगी जो रे 1 और रे 2 इन दोनों के बीच में होंगी, क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पे इंसिडेंस हुई है। ठीक है, इसके बाहर की सारी रेज क्रिटिकल से ज़्यादा पे इंसिडेंस होंगी, तो वो कभी भी बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती, वो उसी मीडियम में पानी में अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो कितनी रेज एस्केप की? जो हमको इस कॉनिकल उससे निकलेंगी, ऐसी तो निकलेंगी सारी जो होंगी। ठीक है, बस ये कौन सी वाली होगी, एक्सट्रीम वाली हो गई, बाकी सारी निकल जाएंगी। तो क्वेश्चन वही आता है कि इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस बताओ कितना होगा। ये हाइट तुमको h दी होगी, ये r बताना कितना होगा। कर लोगे सोल्व? कैसे? अब नॉर्मल के साथ ये रे थीटा सी बना रही है, तो ये भी तो नॉर्मल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा सी। सिंपल, तो ज्योमेट्री से बताओ, टेंजेंट थीटा सी दैट विल बी r बाय h, निकाल लोगे तो r कितना हो जाएगा, h इंटू टेंजेंट थीटा सी। r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन जिससे लाइट बाहर एस्केप करती हुई दिखाई देंगी। h क्या है, जितनी डेप्थ पे ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, फिश भी हो सकता है कुछ भी पानी में। ठीक है, थीटा सी कैसे निकालोगे? थीटा सी निकालने में तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम। मान लो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या लिखोगे बोलो, स्नेल्स लो, म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड एयर है सपोज, तो म्यू 1 इंटू आर 90 होता है उस केस में, साइन 91, तो साइन थीटा सी बोलो कितना हो गया, 1 बाय म्यू, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम, ये थीटा सी अगर है तो ये 1 और ये म्यू, तो ये कितना बोलो, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो डायग्राम से टेन थीटा सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। सही है, तो क्या आ गई मेरी रेडियस। कभी कभी एरिया भी पूछ लेते हैं सर्कुलर पार्ट का, जिससे लाइट एस्केप कर रही है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो ज्योमेट्री से, एच टेंजेंट थीटा सी आपने स्नेल्स लॉ से निकाला, वैल्यू डाल दी, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है स्पेशली एडवांस में। ठीक है, तो नीट वाले याद रखना चाहिए, याद कर लेना, सिर्फ याद करना है सीधा, मैं भी सीधा ही बता रहा हूं। सपोज इसकी ऑब्जेक्ट की पावर P है, तो बाहर जो लाइट एस्केप कर रही है उसकी पावर कितनी है? पूरी तो एस्केप कर ही नहीं रही है, सिर्फ इसी रीजन से जो जा रही है, इस कोनिकल पोर्शन से जा रही है वही एस्केप कर रही है, इसके बाहर वाली तो एस्केप कर ही नहीं पा रही है। तो कितनी पावर जो है वो एमर्ज कर रही है बाहर, अगर एक्चुअल पावर P है, तो याद रखना रिजल्ट पावर एमर्जिंग आउट, इसमें एक सॉलिड एंगल का रिजल्ट यूज होता है जो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। पावर एमर्जिंग आउट दैट इज P डैश इज इक्वल टू P बाय 2, P इज एक्चुअल पावर डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी, थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल। निकाल लोगे कॉस थीटा सी, निकल तो गया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू। कर लोगे सॉल्व, और कॉस थीटा सी ज्योमेट्री से भी बता सकते हो, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, पी इज एक्चुअल पावर। लिखना चाहो लिख लेना इसको, एक नया रिजल्ट है, शायद ही पढ़ाया गया होगा क्लास में, पर पढ़ाया गया तो अच्छी बात है। चलो आगे TIR समझ में,
चलो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। अभी देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर वो समझना। ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा इसमें मैं क्लैडिंग भी बताऊंगा। क्लैडिंग के भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आते हैं, पर नीट मेंस में शायद आया नहीं। बहुत पहले नीट में आ चुका है क्वेश्चन, पर अब नहीं आता है क्लैडिंग का क्वेश्चन। पर मैं बता देता हूँ क्लैडिंग होती क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये एक ऐसा सिलिंड्रिकल, ये है आपका सपोज, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर की कंडीशन क्या होती है, सपोज ये मेरी रे इंसिडेंस हुई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका, आई, ठीक। क्या होगी ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो, बाहर एयर है इसका 1 है, किधर जाएगी बोलो जल्दी, डेंसर में जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल। चलो ये एंगल हो गया आपका आर छोटा होगा। अब मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल होगा उस सरफेस के लिए, तो ये एंगल मुझे बताओ क्या होगा, आर 90 तो ये 90 माइनस आर। ध्यान से ना ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या, ये आर ये 90 तो ये 90 माइनस आर। अच्छा क्या किया समझ में आया, ये इंसिडेंट रे, और क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम तो ये टूवर्ड्स बेंड करेंगे, एंगल आर छोटा होगा आई से, ये आर ये 90 तो ये कितना 90 माइनस आर। अब ये रे क्या बनी, इंसिडेंट रे बनी इस सेकंड सरफेस के लिए, ये फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अब सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 90 माइनस आर। तो सोच के मुझे बताओ, इफ 90 डिग्री माइनस आर ये बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल के, सुनना ध्यान से, 90 माइनस आर मतलब सेकंड सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो क्रिटिकल से बड़ा हो जाए, सोचो अगर ये एंगल जस्ट क्रिटिकल के इक्वल हुआ, क्या रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करेगी, और अगर ये क्रिटिकल से बड़ा हो गया, क्या रिफ्रैक्टेड रे बाहर जाएगी ही नहीं, मतलब क्या होगा आपका टी आई आर। टी आर की कंडीशन ही वही है, किसी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका टी आई आर, मतलब रे वापिस वहीं पे आ जाएगी है ना। और थीटा सी कैसे निकालना पता ही है, बताओ थीटा सी कैसे निकालोगे, म्यू टेंसर का इंटू, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, साइन थीटा सी इज इक्वल टू बाहर एयर है 1 इंटू आर 90 होता है तो 1 निकाल लोगे ये सब। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सेकंड के लिए है दैट इज 90 माइनस आर, अगर वो क्रिटिकल से बड़ा हो जाए, जो आप स्नेल्स लॉ लगा के आराम से निकाल सकते हैं, तब क्या होगा आपका टी आई आर टेक्स प्लेस, बराबर। मतलब ये रे बाहर नहीं जाएगी, यहां से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितने एंगल पे 90 माइनस आर, तो ये भी 90 माइनस आर। अब ये यहां टकराएगी, यहां पे भी सेम फंडा होगा, समझ पा रहे हो, यहां पे सेम फंडा होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, फिर से उधर जाएगी, वहां पे सेम फंडा, मतलब हर जगह आपका टी आई आर हो रहा है। यहां टी आई आर स्टार्ट हुआ, मतलब 90 माइनस आर अगर थीटा सी से बड़ा हो गया तो टी आई आर स्टार्ट हुआ, यहां टकराई, फिर टी आई आर हुआ, फिर ऐसा, तो लगातार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये टी आई आर तब तक चलता रहेगा जब तक ये लाइट रे दूसरे एंड पे नहीं पहुंच जाती है, पहला एंड दूसरे एंड पे जब तक ये लाइट रे नहीं पहुंच जाती तब तक आपका टी आई आर होता रहेगा। समझ में आ गया यहां तक। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ही क्या है, हर जगह पे आपका टी आई आर हो रहा है, ठीक है। कब तक, जब तक जो एमर्जिंग रे है वो बाहर नहीं निकल जाती दूसरे एंड से, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर की तरह वर्क कब करेगा, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स व्हेन 90 डिग्री माइनस आर इज ग्रेटर देन थीटा सी, और 90 माइनस आर क्या है, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली टी आई आर होगा आपका, और क्रिटिकल कैसे निकालना ये तो हम सीख ही चुके हैं। समझ में आ गया यहां तक। अच्छा अब निकालते हैं कि इसका म्यू होना कितना चाहिए, जो सिलेंडर है जो ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका म्यू होना कितना चाहिए ताकि ऑप्टिकल की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन आएगी, डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होती है, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे, अब ध्यान से सुनना। सपोज मैं इंसिडेंट रे ऐसी ले लेता हूं, ध्यान से सुनना बहुत, ये नॉर्मल कितना एंगल बना रही है बोलो, मतलब एंगल आई कितना, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम है, और कितना लिया है मैंने 90 लिया है मैंने मैक्सिमम, क्यों लिया है अभी खुद समझ आओगे। अच्छा अब ये बताओ, ये एंगल जो आर होगा, कितना होगा बोलो, क्या ये भी मैक्सिमम होगा, अरे होगा, कितना होगा, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये थीटा सी तो ये कितना होगा
90 माइनस थीटा सी। अब मुझे बताओ इफ आई इज मैक्सिमम, जो मैंने लिया है 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर आई मैक्सिमम तो स्नेल्स लॉ से एंगल आर भी तो मैक्सिमम होगा। एंगल आर मतलब ये जो एंगल है, जो इसका इस बार थीटा सी आया है, एंगल आर अगर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये तो 90 है, तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, मिनिमम। मतलब 90 माइनस आर क्या होगा आपका, मिनिमम। ठीक, तो मतलब जो मिनिमम एंगल आपका हो सकता है इस वाले सरफेस पे, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तब हो सकता है जब एंगल आई 90 होगा। ध्यान से मेरी बात, वीडियो को पॉज करके सुनना बार बार, कि आपका सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम तब होगा जब आपका इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई होगी। और इंसिडेंट रे अगर 90 पे इंसिडेंट हुई है तो वो क्रिटिकल पे रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल आपका बनेगा 90 माइनस थीटा सी, और वही आपका मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेकंड के लिए। बाकी सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके उससे ज्यादा ही होंगे। क्यों? क्योंकि सोचो आई अगर 90 से कुछ कम हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा सी से कम होगा, तो ये एंगल ज्यादा होगा। तो एंगल मिनिमम कब होगा, व्हेन आई इज मैक्सिमम, मतलब 90 डिग्री। तो आर मैक्सिमम, आर मतलब ये एंगल, तो डायग्राम में क्लियरली बनाया मैंने, तो 90 माइनस आर मिनिमम। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारी जो रे सेकंड पे इंसिडेंट हुई है उसका मिनिमम एंगल कितना है इंसिडेंस का, 90 माइनस थीटा सी, यही तो है मिनिमम। सही है, इससे कम तो इंसिडेंस हो ही नहीं सकता, और वो भी तब हुआ जब आई 90 हुआ, 90 से ज्यादा आई तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा सी है, सोचो अगर उस पर भी टी आई आर हो जाए तो क्या आई, हर एक आई के लिए टी आई आर हो जाएगा? समझ पा रहे हो? अगर सेकंड सरफेस के लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी टी आई आर हो जा रहा है तो क्या हर एंगल पे टी आई आर हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाकी एंगल तो इससे बड़े ही होंगे ना। सही है, मतलब इफ 90 डिग्री माइनस थीटा सी विच इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 माइनस आर। समझ पा रहे हो? अगर 90 माइनस थीटा सी ये बड़ा हो जाए थीटा सी से, मतलब 90 इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, मतलब थीटा सी इज लेस देन 45 डिग्री, मतलब इक्वल टू भी कर सकते हैं। थीटा सी कितना होगा, बोलो बोलो, आता है ना निकालना, म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1। तो थीटा सी कितना होगा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो लिखो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, दैट शुड बी लेस देन 45। कितना आया बोलो, 1 बाय म्यू इज लेस देन इक्वल टू साइन 45, दैट इज 1 बाय रूट 2। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2। मतलब अगर आपका म्यू रूट 2 या उससे बड़ा है, ठीक है, तो ये हमेशा ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसका जो अंदर वाले का म्यू है, अगर ये रूट 2 के इक्वल या रूट 2 से बड़ा है तो इट विल ऑलवेज बिहेव एज ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी रे जो है वो टी आई आर उसका होगा ही होगा, क्योंकि हमने आई मैक्सिमम लेके 90 माइनस आर मिनिमम लेके हमने ये कंडीशन निकाली है। तो म्यू आपका रूट 2 या उससे ज्यादा हुआ तो आपका पक्का क्या होगा, टी आई आर। सही है? सो इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2, देन optical fiber works regardless of angle of incidence। समझ में आ रहा है? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी हो, 60, 45, 30, आपका हर बार टी आई आर होगा। क्यों? क्योंकि अपने मैक्सिमम आई में ही ये मिनिमम लेके ही हमने ये कंडीशन निकाली है। बाकी केस में तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, ये तब तो टी आई आर होगा ही होगा। मिनिमम में जब टी आई आर हो रहा है तब ये कंडीशन आई है, तो बाकी केस में तो उससे ज़्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो अच्छे से इसको नोट कर लो। अब अगर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ जाए तो अब कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रिज्म शायद आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, पर ट्राई करूंगा मैं कुछ थोड़ा बहुत कवर करने का, या थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे लेंसेज में हमको उतना टाइम लगने नहीं वाला, कर्व सरफेस में थोड़ा सा ही है कर्व सरफेस। ठीक है, लेंसेज में हमको ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आज का लेक्चर एक्सटेंड नहीं भी करे तो चलेगा। चलो देखते हैं कितना कर पाएंगे। यहाँ तक आ गया? अब होता क्या है, तो हमारा क्या रिजल्ट आया कि ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करने के लिए थीटा सी शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा आपका क्या होगा,
वो ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करेगा। कभी कभी क्या होता है, आपका म्यू इतना सफिशिएंट नहीं होता है। सब कितना म्यू मिनिमम चाहिए ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करने के लिए? √2 एटलीस्ट। √2 से कम हुआ, √2 होता है 1.414। सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, क्या ये ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, बराबर ना, क्योंकि कितना मिनिमम म्यू चाहिए? 1.414 के इक्वल या उससे ज्यादा, तभी वो ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करेगा। कैसे किया, समझ में आ रहा है सबको? ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या की जाती है, इसकी क्लैडिंग की जाती है। मतलब इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, देन क्लैडिंग इज डन। और क्लैडिंग में क्या किया जाता है, एक लेयर और बना दी जाती है, ठीक है, ऐसी। ये होती है क्लैडिंग आपकी। तो अगर अंदर वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बाहर वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो क्लैडिंग से क्या होता है आपका, ये बिहेव करने लगता है ऑप्टिकल फाइबर की तरह, ठीक है। बस इस बार थीटा सी आपका चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? दैट विल बी साइन इनवर्स μ2 बाय μ1, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स μ2 बाय μ1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 45। पहले केस में क्या था, बाहर एयर थी तो मैंने μ2 1 लिया, तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, वही तो किया हमने। पर इसमें हमने क्लैडिंग कर दी, तो यहाँ एक और लेयर बना दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अंदर वाले का μ1 है। सही है, आगे कंडीशन निकाल लोगे। सो μ2 बाय μ1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स, उधर जाके साइन 45 1 बाय √2। अब जो भी पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? तो ये होता है क्लैडिंग का मतलब। तो ऑप्टिकल फाइबर सबको समझ में आ गया। तो TIR कैसे होता है ऑप्टिकल फाइबर में? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े। तो TIR समझ में आ गया। तो TIR इतना ही, कैसे क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, TIR कब होता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। तो लास्ट टॉपिक चैप्टर का, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का, दैट इज प्रिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का बोल सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, लेंस से भी आता ही आता है, ठीक है, प्रिज्म से भी आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, थिन प्रिज्म आज नहीं हो पाएगा, तो थिन प्रिज्म हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं थिन प्रिज्म नहीं पढ़ रहा हूँ। थिन का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होगा। तो ये है आपका एक प्रिज्म ए क्या पता है सबको? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो अच्छा, अब क्या क्या होता है ध्यान से सुनना। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, दिख ही रहा है सबको, सरफेस 1 और ये सरफेस 2। तो ये है सपोज आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल। कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ? एंगल आई, ठीक। किधर जा रही है? डेंसर, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, ऑब्वियसली ग्लास का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है 3/2। क्योंकि डेंसर में जा रही है, किधर जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल हमारा होता है R1, रिफ्रैक्शन एंगल एट फर्स्ट सरफेस। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म का एक नाम और बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोले रिफ्रैक्टिंग एंगल इतना है, तो मतलब एंगल ए दिया है उसने, ठीक है। तो आई इंसिडेंस का एंगल, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अब ये रे सेकंड के लिए किसका काम करेगी? इंसिडेंट रे का। ये नॉर्मल हो गया और ये एंगल हो गया आपका R2, ठीक। और क्योंकि अब कौन से मीडियम में जा रही है? रेयरर, तो ये बेंड करेगी अवे, और ये एंगल होता है आपका E, ठीक है। इस रे को बोलते हैं एमर्जिंग रे। तो एमर्जिंग रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं E, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए। ए क्या है? प्रिज्म एंगल। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल एट फर्स्ट सरफेस। R2 क्या है? सेकंड के लिए वो इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है। E क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। अब इसमें एक टर्म और आती है एंगल ऑफ डेविएशन, सीखे थे पहले लेक्चर में। इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, किया। वो जो फाइनल रे के साथ एंगल बनाती है, ये वाला फाइनल रे, इसको पीछे कर दिया, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज बेसिकली एंगल बिटवीन फॉरवर्डेड इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड एमर्जिंग रे, ठीक है। चलो अब रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं सीधा, डेरिवेशन आपकी सबकी नोटबुक्स में होगी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है? सबसे पहला एंगल ए, प्रिज्म एंगल, दैट इज R1 प्लस R2, ये जो दोनों अंदर एंगल बन रहे हैं, पहला रिजल्ट। दूसरा सबसे ज्यादा जिस पे सवाल आता है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। जनरल रिजल्ट लिख रहा हूं, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज I प्लस E माइनस
A, where I is angle of incidence, E is angle of emergence, A is prism angle. ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज I प्लस E माइनस A. ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको आने चाहिए. ये जनरल है. अभी हम इसमें दो केस पढ़ते हैं, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मैक्सिमम. मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कब होगा, और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कब होगा. ठीक है, पर ये जो रिजल्ट आया ये आपका जनरल रिजल्ट आया. कैसे आया ये आपकी नोटबुक्स में डिराइव किया गया होगा, उसको देख लेना. ठीक है यहाँ तक. अच्छा, अब देखो ध्यान से कि जब हम दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो वो भी सबको आना चाहिए लगाना, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछता है. तो कैसे लगाओगे, बाहर एयर कितना है बोलो, 1 इंटू एंगल आई बन रहा है तो साइन आई इज इक्वल टू अंदर म्यू इंटू पहले सरफेस पे बोलो साइन R1, इक्वेशन 3. ये भी पता होनी चाहिए सबको. दूसरे पे स्नेल्स लॉ लगाओ, सो म्यू इंटू साइन R2 एंगल बन रहा था इंसिडेंस का, इज इक्वल टू बाहर एयर 1 इंटू साइन ई. ये दोनों आना चाहिए सबको, दोनों यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, अब जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ किया गया तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, त्रिशूल जैसा यू शेप का ग्राफ. ठीक है, तो इसको जब हम ध्यान से देखें तो हमको एक चीज दिखी कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं, ये और ये वाला और ये वाला. मतलब इसको अगर हम नाम दे I1 और इसको अगर हम नाम दे I2, जिस पे आपका डेल्टा क्या है, मैक्सिमम. तो ये रिजल्ट याद रखना, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं, फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम. और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा मिलता है जिसको हमने नाम दिया I3, जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या होता है, मिनिमम. मतलब I1 से लेके I3 तक जैसे जैसे आप देखो, पहले I ऐसा था एकदम नॉर्मल कह लो, ठीक है, मतलब जीरो. I बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो आपने क्या देखा, I जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या करता जाएगा, घटता जाएगा. और एक पर्टिकुलर I पे जाके, जिसको मैंने नाम दिया I3, उस पे जाके क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा. कितना होगा वो आगे देखेंगे, कंडीशन क्या है वो भी आगे देखेंगे. अब I3 के बाद और I को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, फिर आपका एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ने लगेगा. और एक पर्टिकुलर I पे जाके, जिसको मैंने डायग्राम में नाम दिया I2, उस पे जाके वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम. और मुझे एक चीज पक्का फिक्स पता है कि ये जो I2 होगा ये 90 डिग्री होता है आपका. ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन आता है नीट में. कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. तो इसकी कंडीशन क्या है, ये वाली I3 हम पढ़ने जा रहे हैं. कंडीशन क्या है, सबसे पहली R1 शुड बी इक्वल टू R2, और वो कितना होगा, A/2. क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है आपका. पहली कंडीशन ये. दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस आपका सेम होगा. समझ में आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, द रे इनसाइड द प्रिज्म, क्योंकि I और E सेम है, R1 R2 सेम है, तो सिमेट्रिक रे होगी एकदम. तो रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस. ये हमेशा याद रखना. मतलब जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होगा वो किस पे होगा, पर्टिकुलर एंगल I3 पे. ठीक है, तब तब जो बेस के अंदर रे होगी, मतलब प्रिज्म के अंदर जो रे होगी वो बेस के पैरेलल होगी. मतलब कुछ ऐसा, बड़ा करके मैं डायग्राम बना रहा हूं. ये है आपका पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने डायग्राम में नाम दिया है I3. दिख रहा है. ठीक, अब जो रे होगी वो कुछ ऐसी होगी. दिस रे विल बी पैरेलल टू द बेस. ठीक है, तो ये होगा आपका R1 और ये होगा आपका R2, और जो आपका E होगा ये वाला नॉर्मल के साथ एमर्जिंग रे जो एंगल बने, ये I3 और ये E सेम होंगे जो मैंने लिखा है अभी अभी. और R1 R2 भी सेम होंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, A/2. कभी कभी आपको A दिया होता है और R1 R2 आप उससे निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन में पढ़ लेना कि मिनिमम की कंडीशन उसने दी है या नहीं दी है. मिनिमम होगा तभी ये इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, और अंदर की रे बेस के पैरेलल होगी. तब जो एंगल ऑफ डेविएशन आपका आएगा वो मिनिमम आएगा. मतलब कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला. इसको आगे एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो. ये जो एंगल आएगा ये आपका मिनिमम आएगा. तो कंडीशन क्या है, I शुड बी इक्वल टू A, R1 शुड बी इक्वल टू R2,
एंड दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा लोगे, बिल्कुल आसान है। बाहर 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू अंदर म्यू इंटू साइन R1, R1 कितना a बाई 2। सेकेंड सरफेस पे लगाओगे वही सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो डेल्टा का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आई प्लस ई माइनस, ये जनरल है ध्यान देना, मिनिमम का नहीं है, जनरल है। ठीक है, मिनिमम का कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम, क्या मिनिमम केस में आई और ई इक्वल होते हैं, तो कितना हो गया बोलो, 2i माइनस ए, आई और ई इक्वल हो गए आई के, आई कितना हो गया यहाँ से, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, इसी को हमने नाम दिया हुआ है i3। दिख रहा है सबको। तो स्नेल्स लॉ कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। साइन आई की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाय 2। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है जब जब आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया होगा। समझ में आ रहा है सबको। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाय 2। आया समझ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर I3 पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ए आपको दे देगा, म्यू आपको दे देगा, डेल्टा मिनिमम पूछेगा, और डेल्टा मिनिमम पूछ के फिर आई भी पूछ सकता है आपसे। तो डेल्टा मिनिमम 2i माइनस ए आपको दिया है, डेल्टा मिनिमम आपने इससे निकाल लिया आई। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्या किया वो समझो। ठीक है, अब दो केस और मैक्सिमम वाले। तो मैक्सिमम दो केस पे होता है, दिख रहा है सबको। मैक्सिमम के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, आया तो कंसेप्चुअल आ सकता है। ठीक है, तब तक मिनिमम नोट कर लो क्या किया हमने। ठीक है, तो 10 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में, नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के, और कर्व्ड पढ़ेंगे। कर्व्ड में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि उसमें सिर्फ लेंस है, लेंस मेकर फॉर्मूला, और क्वेश्चन उसका आता ही आता है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से पढ़े हैं, उनको पता होगा, पास्ट ईयर देखे होंगे, लेंस का भी एक क्वेश्चन आता है हर साल और प्रिज्म का भी आता है। मिनिमम समझ में आ गया सबको। चलो इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैंने डायग्राम में अच्छे से बनाया था कि दो एंगल पे ऐसा होगा। अब वो कौन कौन से, आप ध्यान से सुनना। पहला है ये जो मैंने डायग्राम में दिया था I1, I2 से I3 से छोटा होगा, I3 पे जिस पे मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, I3 दिख रहा है सबको, उससे छोटा होगा। डायग्राम ऐसा बना था ना, I1 I3 से छोटा था। ठीक है, क्योंकि ये डेंसर में जा रही है तो एंगल कितना होगा, R1। ठीक, कंडीशन क्या है, डेल्टा मैक्सिमम की ध्यान से सुनना। ये जो R2 बना आपका, सपोज ये क्रिटिकल के इक्वल हो जाए, ठीक, तो मतलब सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल हो गया, तब जो एमर्जिंग रे होगी क्या वो ग्रेज करेगी। पढ़ चुके हो ना आप लोग, जब भी इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे होता है तो एमर्जिंग रे ग्रेज करती है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। सही है, तो I1 कौन सा एंगल है जो मैंने डायग्राम बनाया था, I1 और I2 जो मैंने डायग्राम्स में बनाए थे उस पे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम मिलता है, और I3 पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। I3 तो मैंने बता दिया, कंडीशंस क्या क्या वो भी मैंने अच्छे से बता दी। I1 I3 में क्या होगा, I1 एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे, जो I3 से छोटा होगा ऑब्वियसली, है ना, और I2 तो सबसे बड़ा होगा 90 डिग्री जो मैंने बनाया था। तो I1 एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे रिफ्रैक्शन जब होगा और जब रे सेकंड पे गिरेगी तो वो क्रिटिकल पे गिरेगी। समझ में आ गया, मतलब R2 जो होगा, ठीक है, इन केस ऑफ डेल्टा मैक्सिमम R2 जो होगा वो क्रिटिकल के इक्वल होगा, और एमर्जिंग रे आपकी क्या करे, ग्रेज, तब जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो मैक्सिमम। सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, और कैसे बनेगा, देखो, इंसिडेंट को आगे की तरफ एक्सटेंड किए और एमर्जिंग को पीछे की तरफ, ये तो ऐसी आएगी क्योंकि ग्रेज कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर डेल्टा मैक्सिमम। तो डेल्टा मैक्सिमम कब होगा, when the ray is incident at critical angle at second surface। सही है, तो कितना एंगल ये होगा, क्या वो निकाल लोगे, बिल्कुल आसानी से। कैसे, क्योंकि यहां पे इंसिडेंस क्रिटिकल होना चाहिए। सबसे पहले क्रिटिकल की वैल्यू आती है निकालनी, बोलो, म्यू इसका इंटू साइन थीटा सी शुड बी इक्वल टू, बाहर वाले का 1 और क्रिटिकल पे इंसिडेंस, तो एमर्जिंग रे 90 बना रहे तो साइन 91, एंगल ई 90 है इस केस में, एंगल ई कितना है 90। तो साइन थीटा सी यहाँ से आ गया कितना आपका 1 बाय म्यू, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, वहां से थीटा सी आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन I1 निकालो, कभी आया नहीं आज तक, अगर आ जाए तो कैसे करना, देखो, क्या मुझे थीटा सी मिल गया, ये थीटा सी है, ये एंगल ए है, तो R1 कितना होगा, ए माइनस थीटा सी। सपोज थीटा सी सोल्व होके आया 45, और ए क्वेश्चन में दिया है सपोज 90, तो 90 माइनस 45
45, तो R1 कितना हो गया 45, R1 मिल गया। अब पहले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 विच इज a माइनस थीटा सी। ऑब्वियसली क्योंकि अगर थीटा सी है, इन दोनों का सम a होता है, तो ये a माइनस थीटा सी। अब जो भी पूछा होगा वो आ जाएगा, जनरली पूछता नहीं है पर अगर पूछे तो आ जाए। तो I3 कौन सा एंगल है जिसपे मिनिमम मिला वो समझ में आया, क्या क्या कंडीशन है वो दिखी, और I1 कौन सा एंगल है जिसपे डेल्टा मैक्सिमम वो समझ में आया। ठीक है, अब बचता है मैक्सिमम में एक और केस, I2 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने लिखा था 90 होगा ही होगा, और वो कैसा है, जस्ट पाथ उल्टा कर दो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जस्ट उल्टा, मतलब कुछ ऐसा, मतलब ये A है। अब इंसिडेंट रे हमारी जो है वो क्रेज करेगी, ये जो मैंने लिखा था डायग्राम में, I2 क्या होगा हमारा 90, समझ में आ रहा है। I1 कौन सा वो समझ में आ गया, कैसे निकालना वो दिख गया। I3 कौन सा था जिसपे मिनिमम था वो भी समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर ये 90 तो ये डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स बेंड करेगी, तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ऑब्वियसली थीटा सी। 90 पे अगर इंसिडेंस हुआ तो ये क्रिटिकल होगा, ये क्रिटिकल, तो ये कितना होगा बोलो, a माइनस थीटा सी, सही है। तब रे जो बाहर जाएगी ये E, रे बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ये क्रिटिकल थोड़ी ना है, ये तो a माइनस थीटा सी है। अब भी जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये इंसिडेंट रे को आगे की तरफ और एमर्जिंग रे को पीछे की तरफ, अभी भी ये जो डेल्टा होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो जस्ट उल्टा देखो, इसको जस्ट उल्टा किया, ऐसा उल्टा कर दो, देखो वही दिखेगा आपको, सही है। अब इसमें क्वेश्चन और आता है, ये समझ में आ गया क्या किया हमने। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बताओ मिनिमम म्यू या म्यू कितना चाहिए TIR के लिए। अब सोचो, क्या मैंने I90 ले लिया, जब ये आई मैक्सिमम, क्या ये एंगल भी मैक्सिमम, जो मैंने ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ा था, अगर ये मैक्सिमम तो ऑब्वियसली ये क्या मिनिमम, तो ये मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस पे, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस इज इक्वल टू a माइनस थीटा सी। सेकेंड सरफेस के लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, a माइनस, उससे कम नहीं हो सकता। वो कब आया, जब मैंने I मैक्सिमम मतलब R1 मैक्सिमम, R1 मैक्सिमम मतलब R2 मिनिमम, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अगर सोचो सेकंड पे जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो क्रिटिकल से वो बड़ा हो जाए तो रे कभी बाहर जाएगी नहीं, सही है। तो मतलब फॉर TIR टू टेक प्लेस, तो मिनिमम जो R2 की वैल्यू है, R2 की मिनिमम वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल, और R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, a माइनस थीटा सी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल, इक्वल तो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर ही, a शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो a शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी आता निकालना, साइन इनवर्स 1 में, क्योंकि बाहर है यार है। तो मतलब अगर प्रिज्म का एंगल इससे बड़ा हुआ तो पक्का आपका क्या होगा, TIR होगा ही होगा। मतलब फॉर एमर्जिंग रे टू एमर्ज आउट, अगर रे को प्रिज्म से बाहर निकलना है, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/μ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इसका, ठीक है। तो अगर रे को बाहर निकलना है तो प्रिज्म का जो एंगल होगा वो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/μ से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ा हो गया तो TIR होगा ही होगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी हो। समझ में आ गया सबको कैसे किया, एकदम जैसे ऑप्टिकल फाइबर किया था, कोई डाउट। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इसमें एक टॉपिक बचा थिन प्रिज्म 10-15 मिनट का और कुछ क्वेश्चन, मतलब कल के लेक्चर के आधे घंटे में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बचा हुआ थिन प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे हम रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर, जो पहला कल का पढ़ा और जो आज का पढ़ा, वो अच्छे से कर लो। शीट्स जो आपको दी गई हैं वो सोल्व करो, कोई भी डाउट है उसको पूछो, ठीक है। और डेरिवेशंस वगैरह देखने के लिए मैं, क्योंकि डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूँ सिर्फ, पर मैं कंसेप्ट सारे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट छोड़ा है, ठीक है। सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ मैं, बस मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बहुत कम करा रहा हूँ क्योंकि वो करवाने का टाइम नहीं है। दूसरा, डेरिवेशन में एक भी नहीं कराने जा रहा हूँ, फॉर्मूले मैं सब बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, ठीक है। और कंसेप्ट एक भी नहीं बचेगा रिवीजन में, तो रिवीजन इसको अच्छे से पढ़ो,
1.5 से लेके पौने 2 घंटे का लेक्चर होगा सारे। अगर बहुत कम ड्यूरेशन हमने की है तो कभी कवर नहीं हो पाएगा, तो उसको अच्छे से देखो, ठीक है। जिसको वो चैप्टर आता है वो ×2 स्पीड में देखो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा टाइम लेके 2-2.5 घंटा जितना भी लगे उसको करो, क्योंकि अभी कुछ और काम है ही नहीं, तो ये सब करो और उसको फिर सोल्व करो, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको मिला के और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मिला के, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस और 4th लेक्चर में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो।